जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक इट द कश्यप पे। तो आ गया हूँ मैं आपके पास बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हो ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जो कि केजीएस की क्लासरूम टेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये केजीएस के क्लासरूम के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं आपको ये फ्रीली यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिटी की भी टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो तो वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है 3 पार्ट में। ठीक है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, वो भी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज करवा दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। देखिए, सवाल कहता है कि बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश बृहद्रथ वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो गलत है आपको वो ढूंढना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यह बिहार का प्राचीनतम वंश माना जाता है। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, ये बात कह रहे हैं। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था और जरासंध का खतरा जो है ये पाटलिपुत्रा में स्थित है। आपको इसमें से जो नहीं गलत, आपको क्या करना है, इसमें जो कथन गलत कथन का चयन करना। ठीक है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना। ठीक है ना, ऐसे में आप उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश बृहद्रथ वंश के संदर्भ में, तो क्वेश्चन ही बता दे रहा है कि ये क्या है, बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश है। आपके ऑप्शन में भी एक यहाँ पे देखिए, बिहार का प्राचीनतम वंश माना जाता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनकी लाइन को पकड़ोगे। ठीक है, तो इससे तो आप ये समझ जाते हो कि चलो ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या है। तो आप देखो ये हमारी बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। आइए देखते हैं आंसर। देखिए, तो बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश जो है बृहद्रथ वंश के संदर्भ में, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। गलत क्या है, तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट। पहले हम बाकी के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यह बिहार का प्राचीनतम वंश माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो जरासंध था, ये भी बिल्कुल सही है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत क्या है यहाँ पे, तो गलत है जरासंध का अखाड़ा पाटलिपुत्रा में स्थित था, ये बिल्कुल गलत है। तो कहाँ था भाई, तो ये जो था ये नालंदा राजगीर में स्थित था। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे जरासंध का अखाड़ा जो है ये राजगीर नालंदा में स्थित है। ठीक है, और जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित कर उन्हें बलि के रूप में पेश करने के लिए कैद कर लिया था। ठीक है, इस स्थान को जरासंध के द्वंद्व युद्ध के रूप के लिए पौराणिक मंच माना जाता है। आप जो देखने जाओगे जरासंध का अखाड़ा, वहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उस बोर्ड पे लिखा क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, मान्यता अनुसार यह स्थल युद्ध भूमि है। ठीक है, यहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध में, परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, द्वंद्व युद्ध को क्या कहते हैं, मल्ल युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, के बाद पराजित कर उसका वध किया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध बृहद्रथ का पुत्र एक असाधारण योद्धा था एवं मगध साम्राज्य का अति शक्तिशाली शासक भी था। पत्थर की यह चतुकोष्णीय संरचना, जिस पर एक तरफ बनी सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, विशिष्ट रूप से नरम सफ़ेद प्रक्षलित मिट्टी से निर्मित है, जो आमतौर पर कुश्ती स्थल या अखाड़ा को परिलक्षित करती है। ठीक है, तो यही है जरासंध का अखाड़ा। आप बोलोगे दिखा दो सर, तो ये देखिए, ये है जरासंध का अखाड़ा। जी हाँ, यही अखाड़ा था। ये जो अभी सीढ़ी की बात हो रही थी, तो इसी सीढ़ी से ये लोग ऊपर की ओर चलते थे। ठीक है, और फिर इसके अंदर जाकर इसके बीच में कहीं पर ये मल्ल युद्ध करते थे या फिर द्वंद्व युद्ध करते थे इसके अंदर में। ठीक है ना, इसके अंदर में द्वंद्व युद्ध होता। तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट यही फिगर है। आप देखने भी चाहोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, यही जरासंध का अखाड़ा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा जरासंध का अखाड़ा जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ पाटलिपुत्रा नहीं हुआ, क्या होगा, राजगीर या फिर नालंदा आप कह लो। ठीक है, आइए देखते हैं बृहद्रथ वंश के बारे में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बृहद्रथ वंश से क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से तो एग्जाम निकलेगा नहीं। ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी सरफेस पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बताता रहता हूँ। देखिए बृहद्रथ वंश के बारे में, तो इसकी स्थापना लगभग 1700 ईसा पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, पुराणों में मिलता है। यह चेदी के राजा वशु के पुत्र, इन्होंने मगध राज्य की स्थापना की। राजधानी प्रारंभ में राजगृह रखी, जो कि वर्तमान राजगीर है। महत्व क्या है इसका, तो यह मगध क्षेत्र का प्राचीनतम वंश था। इसी वंश के शासन में मगध ने राज्य के रूप में आकार लिया। आगे चलकर हरियंक, नंद, मौर्य, गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की भूमि बनी। इस वंश का उल्लेख वैदिक साहित्य में है। वैदिक में भी किस में, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में है। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे, रिपुंजय, ये हमारे क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक आप जरूर याद रखोगे, बृहद्रथ वंश संस्थापक बृहद्रथ, अंतिम शासक रिपुंजय। देखिए, उन्हें उनके मंत्री पुलिक ने मार डाला और अपने पुत्र प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, इस प्रकार बृहद्रथ वंश का अंत और प्रद्योत वंश की शुरुआत हुई। तो बृहद्रथ वंश की जब खत्म होता है तो उसके बाद कौन सा वंश शुरू होता है, तो प्रद्योत वंश शुरू होता है। कैसे शुरू हुआ, तो उसके जो मंत्री थे पुलिक ने उनको मार डाला और प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया। रिपुंजय को मारकर पुलिक ने प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया और बृहद्रथ वंश का अंत हो गया और प्रद्योत वंश की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान के रखोगे।
ठीक है। परीक्षा के लिए क्या मुख्य तथ्य है जो आपको याद नहीं रहनी चाहिए, तो यह मगध का प्राचीनतम वंश है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, पुराने और महाभारत में भी नाम मिलता है। ठीक है, अंतिम राजा रिपुंजय की हत्या किसने की थी? मंत्री पुलिक ने। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बृहद्रथ वंश के जो अंतिम राजा थे रिपुंजय, उनकी हत्या किसने की थी? तो आप यहाँ पे बता दोगे उनकी हत्या जो की थी उनके मंत्री पुलिक ने की थी। पुलिक ने उसके बाद अपने बेटे को बैठाया जिनका क्या नाम क्या था? प्रद्योत नाम था, और इससे प्रद्योत वंश ने स्थान ले लिया। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ के रखोगे। अब देखते हैं प्रद्योत वंश के बारे में। देख रहे हो मैंने आपसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैंने आपको ये जरासंध का अखाड़ा बताया, उसके बाद मैंने बृहद्रथ वंश के बारे में बताया। बृहद्रथ वंश के बाद कौन आ रहा है? प्रद्योत वंश। तो मैं आपको ये प्रद्योत वंश के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रद्योत वंश जो है, प्रद्योत के पिता पुलिक थे जो बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय के मंत्री थे। तो प्रद्योत के जो पिता पुलिक थे वो जो रिपुंजय के मंत्री थे। पुलिक ने राजा की हत्या कर दी। पुलिक ने किसकी हत्या कर दी? तो रिपुंजय की हत्या कर दी, और अपने पुत्र प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया। राजधानी कहाँ रखी इन्होंने? राजगिरी, जो कि वर्तमान राजगीर है, और शासनकाल लगभग 682 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, करीब 138 सालों तक इन्होंने भी शासन किया। ठीक है, अंततः प्रद्योत वंश के अंतिम राजा को हड़यंक वंश के राजा बिंबिसार ने हराकर मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो प्रद्योत वंश के जो अंतिम राजा थे, अंतिम राजा को किसने? हड़यंक वंश के बिंबिसार ने हराकर मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, इसके साथ ही प्रद्योत वंश का अंत और हड़यंक वंश का शुरू हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? सबसे पहले कौन सा वंश था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ के खत्म होते ही प्रद्योत आया, और प्रद्योत के खत्म होते कौन सा वंश आ रहा? तो हड़यंक वंश आ रहा। तो आपको ये क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजी में भी सवाल लगाने दे सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन से हम लोग रिलेटेड हम लोगों ने इतने फैक्ट देख लिए हैं। आपको इनको याद करने के लिए आप बार बार वीडियो देखो या फिर आप नोट्स बना लो। ठीक है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो डन हो गया, दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, हड़यंक वंश से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। फिर से आपको सही नहीं ढूंढना, आपको क्या ढूंढना है? गलत क्वेश्चन। और ये जो सर ने क्वेश्चन सेट किया है इसमें आप देखोगे आधा से अधिक बार आपको गलत ही ढूंढना है। ठीक है, तो फिर से गलत कथन ढूंढिए भैया। चलिए देखिए, बिंबिसार इस वंश के संस्थापक थे। मैं बिहार पढ़ रहा था अभी। ठीक है, बिंबिसार इस वंश के संस्थापक है। हड़यंक वंश की बात हो रही है। बिंबिसार के शासनकाल में कृषि का कर कुल उपज का 1/6 भाग था। कह रहा है कि बिंबिसार के शासनकाल में कृषि कर जो था कुल उपज का 1/6 भाग था। बिंबिसार अस्थायी सेवा रखने वाला प्रथम भारतीय शासक था। ठीक है, बिंबिसार जो था ये अस्थायी सेवा रखने वाला प्रथम भारतीय शासक था। और यहाँ पे कहा जा रहा है नाग दशक ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। किसने स्थापना की? तो नाग दशक ने पाटलिपुत्र की। ये सही है क्या? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस हड़यंक वंश के संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार। याद रखोगे आप। बिंबिसार के शासन काल में कृषि कर कुल उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है, और बिंबिसार ने अस्थायी सेवा रखने वाले प्रथम भारतीय शासक था। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है यहाँ पे कि नाग दशक ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, तो अब आता है हमारा हड़यंक डायनेस्टी। ठीक है, आप देख सकते हो ये है बिंबिसार, एक्सपेंशन ऑफ मगध। ये है बिंबिसार 640 सेंचुरी BC। बिंबिसार 544 टू 492 BC। देखिए यहाँ पे शासनकाल इनका कब से कब तक रहा? 544 ईसा पूर्व से 412। ठीक है, देखिए बिंबिसार जो है प्रद्योत वंश के अंतिम राजा को हटाकर सत्ता प्राप्त की। प्रद्योत वंश के अंतिम राजा को इन्होंने हटाया और सत्ता प्राप्त कर ली। मगध साम्राज्य को संगठित रूप देने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, राजधानी कहाँ रखा इन्होंने? राजगिरी रखा, जो कि आपका राजगीर है। प्रमुख शासक कौन कौन हुए यहाँ पे हड़यंक वंश से? तो बिंबिसार थे, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व रहे। यहाँ पे आप करेक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे 492 होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। देखिए यहाँ पे 492 ईसा पूर्व। बुद्ध और महावीर दोनों इनके समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस पर। ठीक है, तो बिंबिसार किसके समकालीन थे? बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है, एकदम स्टार मार्क कर लो इसको, याद रखना। ठीक है, बिंबिसार जो है बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। राजनयिक विवाह नीति अपनाई इन्होंने। कौशल की राजकुमारी थी, कौशल देवी से विवाह किया और दहेज में काशी मिला इनका। बिंबिसार जो है कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह करते हैं, उनको दहेज में क्या मिल जाता है? काशी मिल जाता है। और लिच्छवी और मध्य की राजकुमारी से भी ये विवाह करते हैं। ठीक है, तो ये विवाह वाली डिप्लोमेसी कर रहे थे। राजमार्गों और प्रशासन में सुधार किया इन्होंने। इसके बाद कौन आते हैं? अजात शत्रु आते हैं। ठीक है, देखिए 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के ये पुत्र थे। ठीक है, मैं आपको हड़यंक वंश के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप याद रखोगे हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो नहीं था उसका आंसर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। तो अजातशत्रु कौन है? हड़यंक वंश के हैं ये। बिंबिसार जिन्होंने हड़यंक वंश की स्थापना की, ये बिंबिसार के पुत्र हैं अजातशत्रु, जिसने पिता की हत्या कर सत्ता हाथ आई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पिता की हत्या कर दी। आपको ये जानकर पता नहीं आपको ये पता है या नहीं, लेकिन हड़यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो आप देखोगे क्रोनोलॉजी में हर बेटा अपने बाप की पिता की हत्या कर दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। देखिए बिंबिसार ने क्या है? बिंबिसार जो पुत्र है अजातशत्रु का, बिंबिसार का पुत्र जो है अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हाथ आई।
बुद्ध के अंतिम काल का समकालीन था, बुद्ध के जो लेटर टाइम थे उसके ये समकालीन थे, ठीक है। राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थान करने की शुरुआत की, कहाँ शुरुआत की, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थान करने की शुरुआत की। लिच्छवी गणराज पर विजय भी इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। और रणधनुष, देखिए यहाँ पे रणधनुष कैटेपुल्ट जिसको बोलते हैं, और महाशील कंठक वार इंजन जैसे युद्ध उपकरणों का उपयोग किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ पे कि रणधनुष, कैटेपुल्ट और वार इंजन यानी कि महाशील कंटक का उपयोग किसने किया था युद्धों में, तो ये करने वाले अजातशत्रु थे, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। अतः यहाँ पे आप देखो, उसके बाद तीसरी फैक्ट यहाँ पे आती है उदाइन के बारे में। तो शासनकाल 460 से 444 पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, और ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था पाटलिपुत्रा की स्थापना ये उदाइन ने ही की थी। गंगा के दोआब क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद कई कमजोर शासक आए थे। अंत में कौन आते हैं, हरियंग वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो नागदशक था, और उसके मंत्री थे शिशुनाग, ठीक है। उसके मंत्री शिशुनाग ने हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जो नागदशक के मंत्री थे शिशुनाग ने उसको हटा दिया और किस वंश की स्थापना कर दी, तो शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब महत्व क्या है इसका, जो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो पहला महान मगध साम्राज्य था यह। हरियंग वंश के दौरान ही मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, ठीक है। महावीर व बुद्ध, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों इस धर्मगुरु के समकालीन थे। तो दोनों इनके समकालीन थे, बिंबिसार भी समकालीन थे और अजातशत्रु भी, ठीक है। राजधानी परिवर्तन, उदयन ने राजधानी कहाँ की, पाटलिपुत्रा की, और हमारा जो ऑप्शन था उसका लास्ट आंसर भी क्या होगा, उदयन ही होगा, ठीक है। लिच्छवी पर विजय किया, अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हराकर गणराज्य खत्म कर दिया था, ठीक है। और धार्मिक सहिष्णुता, दोनों प्रमुख धर्मों को संरक्षण भी मिला था। दोनों प्रमुख धर्मों को क्या मिला था, बौद्ध और जैन, तो उनको संरक्षण भी मिला था। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नागदशक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उदाइन हो जाएगा, ठीक है। याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्न शासकों के शासनकाल को राजधानी का सही सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये जो शासकों का शासनकाल है उनके टाइम में क्या राजधानी थी, ये आपको मिलाना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे, तो ये जो हमारा आता है यहाँ पर कैपिटल, देखो आप सबसे पहले बिंबिसार क्या करते हैं, हरियंक वंश की स्थापना करते हैं। टाइम पीरियड आप याद रखो कि 544 से 492 BC, ठीक है। कैपिटल क्या रखा है इन्होंने, राजगिरी को कैपिटल रखा था। कहाँ रखा कैपिटल, राजगिरी। अजातशत्रु ने कहाँ रखा कैपिटल, तो राजगिरी रखा, लेकिन बाद में पाटलिपुत्रा पहुंचा। उदयन ने कहाँ रखा, पाटलिपुत्रा रखा। उदयन ने कहाँ रखा था, पाटलिपुत्रा रखा था। आप ये याद रखोगे। पाटलिपुत्रा की स्थापना भी किसने की, उदयन ने की, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। उसके बाद देवपाल जो है, जो कि ये पाल वंश के आते हैं, इन्होंने समानतः पद्मावती और वाराणसी ETC का कैपिटल रखा और बौद्ध धर्म का प्रचार नालंदा में संरक्षण किया, ठीक है। तो उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। ये बात आप बिल्कुल याद रखोगे। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो अजातशत्रु द्वितीय, ये वैशाली द्वितीय, ये गलत है। क्या, तो उन्होंने पहले राजगिरी रखा था, उसके बाद पाटलिपुत्रा ट्रांसफर किया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदयन पाटलिपुत्रा, देवपाल मुंगेर और बिंबिसार राजगिरी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन कौन उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जिलों की लिस्ट दे दी गई है, इसमें से उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन जिले सीमा बॉर्डर अपना साझा करते हैं। आइए देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा इसके लिए, तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारे बिहार का मैप, ठीक है। ये देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा बिहार आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लो कि एक बार 60th BPSC में शायद पूछा गया था कि झारखंड के साथ कितने जिले लगते हैं, तो सिर्फ नंबर पूछे थे वो, ठीक है। पहले आप नंबर याद रखना। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं हमारे, कितने, 7। पश्चिम बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 और उत्तर प्रदेश के साथ 8। तो इतने जिले रखते हैं। तो आप याद रखोगे एट इधर से चलना, एट 7 3, एट 7 3, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एट 7 3, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया याद करने का, ठीक है। तो झारखंड के साथ कितने हैं, ऐड। झारखंड ये हमारा पूछा हुआ एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या है, नेपाल है। नेपाल के साथ मैंने बताया 7 जिले लगते हैं। कितने जिले, 7 जिले लगते हैं। आप देखिए कौन कौन से हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, हो गए आपके 7 जिले। आगे देखते हैं दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले लगते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है, कटिहार, ठीक है। ये हो गया किसके साथ, झारखंड के साथ। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में कितने लगते हैं, तो 3 जिले, KPK, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, KPK, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आप लोग इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्या है, तो 8 जिले साझे होते हैं। कौन कौन, रोहतास, कैमूर, उत्तर प्रदेश के साथ 8 होते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देख सकते हो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ये यूपी के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने के लिए आपको मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपको याद होती जाएगी। तो हमारा इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
तो इसका आंसर जो है यूपी पूछ रहा है, तो बक्सर भी कर रहा था, कैमूर भी कर रहा था, वेस्ट चंपारण कर रहा था, भाई सारण भी कर रहा था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के सीमावर्ती जिले नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, जो किसी के साथ बॉर्डर नहीं लगा रहा। अब देखिए ये ना थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्यों डाउटफुल मैं बता रहा हूँ। इसमें से देखिए अररिया जो है ये सिर्फ नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, यहाँ मैं आप लिख रहा हूँ, ये डाउट लिख दिया मैंने जानकर। तो अररिया जो है ये सिर्फ नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। जमुई जो है सिर्फ एकमात्र जमुई है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एकमात्र, ठीक है। सुपौल भी नेपाल के साथ बनाता है। तो मे बी आंसर जो चूज किया गया है वो आंसर चूज किया गया है ए, क्या किया है, सीतामढ़ी, सीवर, कटिहार, गोपालगंज में। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें से जो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जो सही लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अररिया जो है नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, जमुई बनाता है, जमुई किसी के साथ नहीं बना रहा है, नॉट ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। सुपौल भी नेपाल के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में वज्जी एक प्रमुख महाजनपद था। इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना आपको। तो इसकी राजधानी वैशाली थी। इन्होंने 11 राज्यों का एक संघ था। वज्जी का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। वर्तमान बिहार का गया एवं पटना वज्जी का हिस्सा थे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से क्या सही आंसर है आपको बताना है। आइए चलते हैं हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वज्जी वॉज ए मेजर महाजनपद ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पहला बात है वो बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी वैशाली ही थी, ठीक है। इनमें 11 राज थे, ये बिल्कुल गलत है। कितने राज थे, 8 राज थे, ठीक है। तो आप यहीं पे सही कर लोगे और इसी के साथ इस सारे फैक्ट को हम लोग यहीं पे कर लेंगे। तो कितने राज थे, 8 राज थे, आप इसे याद रखोगे। वज्जी का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वर्तमान बिहार का गया और पटना वज्जी का हिस्सा थे, नहीं, ये किसका हिस्सा थे, मगध का हिस्सा थे, ठीक है। तो 11 नहीं थे, 8 थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखोगे आप, क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहार इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टोन एज, ठीक है। तो बिहार से पुरातात्विक अवशेष मुंगेर एवं भीम बांध से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिहार का नालंदा हड्डी से निर्मित पुरातात्विक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण काल के दौरान बिहार से मानवीय जीवन का साक्ष्य सर्वाधिक मिथिला से प्राप्त हुआ, ये बात कही गई है। इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। आइए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर, 7 नंबर। देखिए यहाँ पे पाषाण काल से संबंधित बिहार के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो पहला कथन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहार से पुरातात्विक अवशेष मुंगेर के भीमबांध से प्राप्त हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहार का नालंदा जो हड्डी से निर्मित पुरातात्विक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्यों, देखिए आप यहाँ पे हड्डी के लिए नहीं था, ये किसके लिए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए मेनली फेमस था, है ना। हड्डी के लिए तो हड्डी मिली थी वहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं मिली है, लेकिन जो नालंदा मेनली फेमस था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है दौरान बिहार माना जो मिथिला से नहीं मिले, ये कहाँ, चिरान से मिले, सारण में जगह है वहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये जो 2 और 3 मैंने गलत किया है, सही आंसर क्या है, ओनली 1, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, बिहार से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य स्थानों का सही मिलान नहीं है। फिर से क्या है, नहीं वाला ढूंढना है, इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर कर दोगे। देखिए यहाँ पे तो बिहार के प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य स्थलों का सही मिलान नहीं है। देखिए मनेर पटना में है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चिरांद जो है ये वैशाली में नहीं है, चिरांद कहाँ पर है, सारण में है, ठीक है। चिरांद कहाँ पर है, सारण में है, ठीक है। वैशाली गलत है। सेनुवार रोहतास में, ये बिल्कुल सही है। और ताराडीह जो है ये गया में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 9 नंबर में आइए। देखिए बिहार के संदर्भ में आरंभिक जानकारी से संबंधित गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। बिहार के संबंध में जो आरंभिक जानकारी मिली है उससे रिलेटेड जो भी कथन गलत है, रॉन्ग आंसर को आपको चूज करना है। देखिए प्राचीन काल से बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी तबकाते नासरी में मिलती है, ठीक है। बिहार का प्राचीन नाम विहार था। बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका आपको जो ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए प्राचीन काल से बिहार के विषय में पहली जानकारी तबकाते नासरी से मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये मेडिवल इंडिया में आया हुआ एक पर्शियन टेक्स्ट है, ठीक है। मीनाज सिराज द्वारा तबकाते नासरी लिखी गई थी और ये जो है मेडिवल इंडिया का पर्शियन टेक्स्ट है। तो मेडिवल भी सबसे एंशिएंट में कैसे आएगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये हमारा गलत हो जाता। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बिहार का जो प्राचीनतम नाम था वो विहार ही था। विहार का मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण टेक्स्ट है यजुर्वेद का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 का हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी 1 लाइनर है। मैं जो भी क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप के हैं जिससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बन सकते, वो मैं आपको बिल्कुल यहीं पे करवा दे रहा हूँ। उसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है जो आपके एग्जाम में काम आए। ऐसा ना कि मैं आपको इतना बर्डन दे दूँ इन्फॉर्मेशन कि आप उसे ले ही ना पाओ, उसे आप याद ही नहीं रख पाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन द विच रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड हुम एज अ डिप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। बक्सर का युद्ध 1764 में
के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो उप दीवान जिसे नियुक्त किया था उनका नाम है सिताब राय। क्या नाम है उनका? सिताब राय। आप इसे याद रखोगे बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, द इंडियन आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर इंक्लूडेड, बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना में शामिल थे कौन कौन शामिल थे? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, तो इंडियन आर्मी बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना में जो शामिल थे वो थे शाह आलम II, मीर कासिम और सुजाउद्दीन। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का डेट का क्या है, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग कमेंट में इसका जवाब दे पाते हैं बिल्कुल सही सही। ठीक है, तो भारतीय सेना में कौन कौन शामिल थे? शाह आलम, मीर कासिम या सुजाउद्दीन। ठीक है, अब देखिए, पटना में राजस्व परिषद नाम से एक लगाव नहीं, यहाँ पे लगान होगा। ठीक है ना, डिफेंडिंग काउंसिल है ना, लगान होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसटाइपिंग हुई थी। देखिए, पटना में राजस्व परिषद नाम से एक लगान परिषद का गठन 1770 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में किया गया था। वन लाइनर फैक्ट है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। जो वन लाइनर फैक्ट है जिससे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बन सकता है, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना, पटना में एक राजस्व परिषद का गठन हुआ जो एक लगान परिषद थी, 1770 में हुआ। और इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जेम्स अलेक्जेंडर को चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय कंपनी बिहार से व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो अफीम की भी करते थे वो लोग, सूती वस्त्र और सोडा, इन तीनों चीज़ों की वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलते हमारे 40 नंबर पे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 26 दिसंबर 1666। इसे याद कर लोगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन आया था 69 बीपीएससी में रिसेंटली, तो इसे आप याद रखना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रशासन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं। तो ये सभी संबंधित हैं ब्रह्म समाज से। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन और प्रकाश चंद्र राय के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं। अघोर कामनी देवी ने कुछ और किया हो, गुरु प्रसाद सेन ने कुछ और किया हो, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है वहाँ मैं आपको फैक्ट देता हूँ। अब देखिए, मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया हुआ। ये है ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रिलेटेड यहाँ पे? तो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है ना। तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रह्म समाज। ठीक है, स्थापना 1828 में हुई। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कहाँ की? कलकत्ता में की। मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह का ये लोग विरोध करते थे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा और बाल विवाह का भी विरोध। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगेंस्ट में कर दिया जाएगा, मतलब बोल देंगे ये लोग इनके समर्थन थे, तो नहीं है, ये लोग क्या थे? इसके विरोध में थे। महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का भी ये वो कर रहे थे, एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, महिला की शिक्षा होनी चाहिए और विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इनके बारे में ये लोग बोल रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे। और ओनली वन गॉड का प्रचार, एकेश्वरवाद के प्रचार कर रहे थे। योगदान जो है सती प्रथा को समाप्त करवाने में राजा राम मोहन राय का बड़ा योगदान था। ठीक है, सती प्रथा पर बैन कब लगा? तो 1829 में। ठीक है, हिंदू धर्म की आलोचना नहीं बल्कि उसमें सुधार करते थे। इनका कहना था, मैं हिंदू धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें सुधार चाहता हूँ। ठीक है, रिफॉर्म चाहता हूँ। महत्वपूर्ण नेता कौन कौन है? राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा से भी ये जुड़े हुए थे। और केशव चंद्र सेन जो समाज को आधुनिक रूप देने वाले, समाज को दो भागों में बांटने वाले थे। ठीक है, तो पाँच में क्या होता है? विभाजन होता है 1866 में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि अलग वो रूल पे चल रहे थे। अब देखिए, ये किस में डिवाइड होता है? आदि ब्रह्म समाज और नव ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज किसके पास जाती है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। और नव ब्रह्म समाज जाती है केशव चंद्र सेन के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए, तो आप याद रखोगे। सुधार आंदोलन की प्रकृति क्या थी? तो तर्क, विवेक, आधुनिक शिक्षा के बल पर थी। धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक विचारों का समावेश था। प्रभाव क्या पड़ा इसका? तो भारतीय नवजागरण का ये अग्रदूत था। महिलाओं, अधिकारों और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया था इस आंदोलन ने। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, अघोर खामनी देवी, अघोर खामनी देवी, आप इनकी फिगर देख सकते हो, यही है अघोर खामनी देवी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे। तो अघोर कामनी देवी बिहार की एक प्रमुख समाज सेविका और शिक्षाविद थी। वे भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की माता थी। ठीक है, तो बिधान चंद्र राय जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी माता थी ये। शिक्षा में इनका क्या योगदान है? अघोर कामनी देवी ने बिहार में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप लोग देखो एक बार कि बिहार में पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये किया था अघोर खामनी देवी ने। ठीक है, इसे आप याद रखोगे। ठीक है, जो उस समय महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका यह योगदान बिहार के लिए इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, वन फैक्ट क्या क्या इनके? तो अघोर कामनी देवी किससे संबंधित थी? ब्रह्म समाज से। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। वे महिला शिक्षा और समाज सुधार की पैरोकार थी। बिहार में महिला आंदोलन की अग्रणी नेता थी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, साहित्य में उनका योगदान रहा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, बस दो चीज़ याद रखोगे आप। अघोर कामनी देवी ब्रह्म समाज से संबंधित थी और पहला बालिका विद्यालय इन्होंने ही स्थापित किया था बिहार में।
ठीक है। अब जो हमारे अगला नाम था यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो नाम है गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। और ये जो गुरु प्रसाद सेन है ये फाउंडर थे बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर के, ठीक है। जो एक न्यूज़ सीरीज आती थी उसके ये फाउंडर थे गुरु प्रसाद सेन। तो आप याद रखोगे गुरु प्रसाद सेन इज रिलेटेड टू बिहार हेराल्ड, ठीक है। इतनी चीज़ आपके लिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाले पाल शासक का क्या नाम था, तो देवपाल नाम था। क्या नाम था, देवपाल, ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश अपॉइंटेड इज फर्स्ट गवर्नर इन बिहार। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे, तो उन्होंने नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को, इसे आप याद रखोगे। उसके बाद हमारा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हमारा है ना था 90 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया, तो 1576 ईस्वी में मिला था। वन लाइनर फैक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, नीचे पर फिर भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लेके आए आपके लिए। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। इन विच ईयर डिड अली गौहर बिहार कैंपेन एंड। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था 1765 ईस्वी में, ठीक है। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसे जो नियुक्त किया गया था 1733 में। सारे वन लाइनर फैक्ट आपको याद होने चाहिए, आप बार बार पढ़ोगे। देखिए वन लाइनर फैक्ट जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी आप भूल भी जाओगे। तो कैसे उसको ज़्यादातर आप याद रखोगे, तो रिपीटेटिव, जितना रिपीटेटिव पढ़ोगे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ये 1733 में किया गया था। एक क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये जो मंदिर है ये गया में अवस्थित है। कहाँ पर, गया में अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित है, तो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है ये किस शैली पर आधारित है, तो ये तुगलक शैली पर आधारित है, याद रखोगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से लेकर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, तो इसका नाम था धर्मस्वामी। क्या नाम था, धर्मस्वामी, ठीक है। धर्मस्वामी इसका नाम था, बख्तियार खिलजी के टाइम में जो आए थे, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी डेट रूल्ड मगध, ठीक है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम आपको याद होना चाहिए। हड़ियंक का है, हड़ियंक के बाद कौन आते हैं, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व। इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। बहुत क्रोनोलॉजी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और फिर से क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखोगे मगध की डायनेस्टी का जो वंश है क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले कौन, हड़ियंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व। इसे आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारी छोटी छोटी जो एक्सप्लेनेशन। देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। कह रहा है 1576 ईस्वी में राजमहल का युद्ध, जिसे कर्ण सुवर्ण का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें अकबर ने बंगाल के अंतिम अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराया। इस युद्ध के बाद बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1576। नेक्स्ट है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो अलीगढ़ का बिहार अभियान जो 1765 में समाप्त हुआ। अली गौहर जो बाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बने ने बंगाल और बिहार पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई जिससे उनका अभियान औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है मैं आपके पास लेके आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो 1733 में। अलीवर्दी खान को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नायब नाजिम, डिप्टी गवर्नर को क्या बोलते थे, तो उस टाइम कहते थे नायब नाजिम कहा जाता, नियुक्त किया गया था। और नियुक्ति बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने की थी। अलीवर्दी की प्रशासनिक योग्यता कारण वह बाद में बंगाल के नवाब बन गए थे, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया में। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु का पदचिन्ह मौजूद है, ठीक है। यह हिंदू तीर्थ स्थल और पितृपक्ष के दौरान विशेष पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है, विष्णुपद मंदिर गया में। नेक्स्ट है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित है। देखिए मलिक इब्राहिम बय्यू एक प्रसिद्ध सूफी संत है ये, ठीक है, जिनका मकबरा बिहार शरीफ नालंदा बिहार में स्थित है। यह मकबरा तुगलक वास्तु शैली में बना है जो सादगी, मोटी दीवारों और गुंबदों की विशेषता के लिए जानी जाती है। तुगलक शैली दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय विकसित हुई थी, ठीक है। तो इतना इफेक्ट है आपको जो चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। मैंने बता दिया कौन था आंसर, धर्मस्वामी था, ठीक है। व्याख्या क्या है इसका, धर्मस्वामी एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद बौद्ध विद्या केंद्रों का प्रभाव था। धर्मस्वामी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उस समय के नालंदा और बौद्ध भिक्षु की स्थिति का वर्णन किया है, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, धर्मस्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो पूछा हुआ है मगध में, ठीक है ना, किस वंश ने कैसे कैसे, सबसे पहले कौन, हड़ियंक याद रखोगे
544 और 413 बिंबिसार अजातशत्रु। शिशुनाग वंश फिर आते हैं, ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक। फिर आते हैं नंद, महापद्म नंद और धनानंद। उसके बाद आते हैं मौर्य, चंद्रगुप्त और फिर अशोक। उसके बाद आते हैं शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और फिर आते हैं कण्व, वासुदेव कण्व। तो ये जो है HSNMSK, ठीक है, ये टर्म, ये क्रोनोलॉजी आप याद रखोगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल के। नेक्स्ट सवाल पे नहीं जाना है, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि समय आ गया है अब आपसे विदा लेने का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बीपीएससी से रिलेटेड शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। और हमारे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ बने रहे, सीखते रहे, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। और ये जो था हमारा 71 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 का पार्ट 1 था बिहार स्पेशल का। मैं जल्द ही, मोर प्रोबेबल मैं नेक्स्ट ही बीपीएससी बिहार स्पेशल का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग पूरी अच्छी तरीके से देख लें, नोट्स बना लें, और इस पीडीएफ को आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये डाउनलोड करोगे तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ लिख डाली है यार, ठीक है। बस पढ़ते रहो, याद करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।